जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है। आज का जो क्लास है वो आपके पॉलिटिकल साइंस चैप्टर का आखिरी क्लास है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। जैसे टीएमए का नहीं, जो मेन कोर्स है उसमें का जो आज हम क्लास करेंगे वो आखिरी क्लास होगा 35, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे राजनीतिक कार्यकारिणी तथा नौकरशाही के बारे में। पिछले क्लास में हमने लोक सेवा आयोग के बारे में समझा, उसके गठन के बारे में समझा, क्यों बनाया गया था, क्यों संवैधानिक संस्था बनाया गया था, इन सब चीजों के बारे में हम वहां पे समझे। ठीक है, आज हम थोड़ा से अलग पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और राजनीतिक कार्यकारिणी तथा नौकरशाही में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे ये अलग अलग हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, ये सारी जो क्लासें हैं आपको डू स्टडी पे मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। बहुत जल्द एक आध 2 महीने में आपको सब कुछ स्मूथली चलता हुआ दिखेगा। आपको वेबसाइट पे हमारे नोट्स भी मिलेंगे, हर चीज आपको आराम से मिल जाएगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को बोलिए कि इसे सब्सक्राइब करें। इस पे और भी क्लासेस आती रहेंगी। देखिए, आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे हमारा भी क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में। आजकल देख रहे हैं भारत का क्या हालत हो रखा है एजुकेशन सेक्टर में, सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था हो रखी है। तो हम लोगों का एक मुहिम है, डू स्टडी का एक मुहिम है कि हम लोग फ्री में अधिक से अधिक और क्वालिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो इसमें इस मुहिम में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। ठीक है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, यही आप लोगों से हमारी क्या है, रिक्वेस्ट है, और क्या है, यही है। ठीक है, तो चलिए आगे हम अपने मेन क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं राजनीतिक कार्यकारिणी तथा नौकरशाही के बारे में। सबसे पहले आप, ये शब्द क्या है, क्यों क्यों यूज किया गया राजनीतिक कार्यकारिणी और नौकरशाही? नौकरशाही जो होता है, आप लोगों को पता है नौकरशाही का मतलब है, जैसे आप नौकरशाही की बात करोगे तो वही दिमाग में एक छवि आती है लाल बत्ती की, डीएम, एसडीएम, यही तो आता है, पुलिस, इन सब की एक छवि आती है। राजनीति का जैसे हम नाम लेंगे तो आपको सफेद कुर्ता पहने हुए नेताजी टोपी लगा के ये आएगा। तो अब यहाँ पे ये आपको समझना है कि जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका में क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही होते हैं? क्या लोक सेवा आयोग में जो भर्ती में जो चयन हो के आते हैं वही होते हैं, या फिर उसमें कुछ नेताओं का भी योगदान होता है? तो ये हम समझे, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों किस तरह से अलग अलग एरिया में काम करते हैं या सेम एरिया में काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो, मैं समझा के पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। रटाना है तो रटने के लिए तो किताब में भी आप रट लोगे, लेकिन समझ लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कार्यपालिका के प्रकार कितने हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? जैसे सरकार के 3 अंग है, ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को भी छोड़, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को भी छोड़िए, अभी हम समझने वाले हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का क्या मतलब है कि जो इंप्लीमेंट करती है, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। नियम बनाने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। लेकिन कार्यपालिका का भी उसमें योगदान होगा, क्योंकि कार्यपालिका ही मेन उसमें रहती है, काम में रहती है। ठीक है, तो कार्यपालिका भी अगर हम देखें तो कार्यपालिका 2 तरह की होगी। एक राजनीतिक कार्यकारिणी होंगी, जो राजनीतिक रूप से होंगी, और दूसरा होगा अस्थाई कार्यकारिणी, जिसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, और एक राजनीति पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, नीतियों को बनाते हैं और उसको लागू करवाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा हम अंतर समझ, तो कार्यपालिका के 2 प्रकार, राजनीतिक कार्यकारिणी और अस्थाई कार्यकारिणी, समझ गए?
आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो राजनीतिक कार्यकारिणी है, एक एक करके समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं ये क्या होती हैं। क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है ना, राजनीतिक कार्यकारिणी का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है क्या अर्थ है भाई, क्या समझते हो राजनीतिक कार्यकारिणी के शब्द से, कुछ तो होना चाहिए। तो जो राजनीतिक कार्यकारिणी वो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, राजनीतिक कार्यकारिणी में वो व्यक्ति होते हैं जो जनता के द्वारा चुनकर उनके प्रतिनिधि बनकर आते हैं, ठीक है, जो जनता उनको चुनकर प्रतिनिधि बनाकर भेजती है। अब भेज तो दी, भेजने का मतलब ये थोड़ी है कि आप भेजने के बाद कहां गए, संसद में गए, चाहे विधानमंडल में गए, तो विधानमंडल में गए तो संसद सदस्य बन गए। लेकिन अब उसमें से कार्यकारिणी बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, कार्यपालिका का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी मंत्री परिषद का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रधानमंत्री होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, मंत्रीगण होंगे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, मुख्यमंत्री होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, राज्य मंत्री होंगे। अर्थात सिर्फ इतना समझो, ऐसा नहीं है कि जिसको भी जनता अपने लोकसभा चाहे जो विधानसभा है उससे चुनकर भेज दी और वहां चले गए और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मंत्री बनना पड़ेगा, ठीक है, मंत्रालय में रहना पड़ेगा, यानी जो मंत्री परिषद हैं उस मंत्री परिषद में आपको किसी न किसी चीज में सदस्य रहना पड़ेगा, या आपको प्रधानमंत्री रहो या उप मुख्यमंत्री रहो या मुख्यमंत्री रहो या राज्य मंत्री रहो, मतलब किसी न किसी मंत्रालय में आपको रहना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। पहली चीज क्लियर हो गई कि पहला तो चुना होना चाहिए, ठीक है, जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। दूसरा मंत्री परिषद में होना चाहिए, किसी मंत्री में होना चाहिए, मंत्रालय में होना चाहिए, जो ठीक है। उसके बाद अब इनका काम क्या है, अब ये लोग देश की नीतियां बनाते हैं और शासन की दिशा तय करते हैं। समझ रहे हो, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का काम क्या होता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का काम होता है सरकार नीतियां बनाए लोगों के लिए, ठीक है, नियम बनाए, कानून बनाए, योजनाएं बनाए और उसे लागू करवाने का काम नहीं, सिर्फ बनाने का काम ये करते हैं महाशय। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये नीतियां बनाने का काम, देश को एक दिशा देने का काम करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, हालांकि बहुत डिबेट है कि उन्होंने कई सारी योजनाएं लाई, उस पर कई योजनाएं उनकी फेल हुई हैं, क्या हुई है, बहुत डिबेट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने लाया स्किल इंडिया लाया, चाहे मेक इन इंडिया लाया, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया, जो भी लाया, अब ये सब योजना लाने का काम कौन किया, यही पॉलिटिकल कार्यकारिणी की, राजनीतिक कार्यकारिणी का काम यही होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये योजनाएं आ गई, मान लो उज्ज्वला योजना आ गई, जनधन योजना आ गया, या स्किल इंडिया आ गया, या मेक इन इंडिया आ गया, इन्होंने नीति बना दी, ठीक है, या जीएसटी लागू हो गया, अब नीति बन गई। अब नीति को इंप्लीमेंट कराना है, लागू कराना है। अब लागू कराने का काम कौन करेगा, नौकरशाही करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब इसकी थोड़ी विशेषता देख लो कि राजनीतिक कार्यकारिणी की विशेषता क्या होती है, विशेषता पूछ देता है आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता है कि चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इसके बनते हैं, ठीक है। जो भाई चुन के जाएगा सदन में वही तो मंत्री बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा, आप थोड़ी ना बन जाओगे, हम थोड़ी ना बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसका कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी होता है, 5 साल के लिए होते हैं, बदलते रहते हैं, अस्थायी होता है ना भाई। प्रधानमंत्री आज हैं कल नहीं होंगे, आज मोदी जी हैं कल हो सकता है राहुल गांधी हो, या हो सकता है कोई और भी बन जाए। तो प्रधानमंत्री चाहे जो मंत्री परिषद में जितने मंत्री हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये अस्थायी होते हैं, सरकार के बदलने पर ये बदल जाते हैं। तीसरा, ये प्रशासनिक नीतियां और निर्णय बनाते हैं, जो भी नीति बनेगी
ठीक है, और क्या बनना चाहिए, ये सारे निर्णय लेने का काम ये करते हैं। इनकी जो जवाबदेहिता होती है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इनका जो उत्तरदायित्व होता है, वो संसद, मान लो केंद्र सरकार है, मोदी जी है, या मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, अमित शाह जी है, जो भी है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसी तरह से विधानसभा है, विधानसभा में जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, योगी सरकार चल रहा है, तो योगी जी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इनकी जवाबदेहिता संसद के प्रति, जो केंद्र सरकार में, केंद्र में होगा, और राज्य में जो होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और इनके पास क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग का पावर होता है। ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, नीति निर्माण का काम करते हैं। ये सारे काम, ये सारी जो विशेषता है किसकी है, राजनीतिक कार्यकारिणी की है, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव की है। समझ में आ गया आप लोगों को, जो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव होते हैं उनकी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब समझते हैं नौकरशाही। मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे पहले इसके शब्द की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है वो कैसे बना, इसके क्या मायने हैं, क्यों बना। तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है वो दो वाक्यों से लिया गया है, ठीक है, दो शब्दों से लिया गया है, ठीक है, वाक्यों नहीं, दो शब्दों से लिया गया है। उसके दो भाग हम कर सकते हैं। पहले भाग में मान लो ब्यूरो आ जाएगा। जो ब्यूरो का जो मूल भाषा है ये फ्रेंच है। ब्यूरो का जो मूल भाषा है वो फ्रेंच है, और फ्रेंच में ब्यूरो को कहते हैं दफ्तर या कार्यालय। ब्यूरो का क्या मतलब हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में अगर हम ब्यूरो कहते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा दफ्तर और कार्यालय हो, कि भाई दफ्तर जा तड़का, तो दफ्तर हो गया या कार्यालय हो गया। हर सबका अपना अपना भाषा है, ठीक है। इसी तरह से अब इसके पीछे लगा दिया क्रेसी, ठीक है। क्रेसी यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा है, जो क्रेटोस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है शासन या शक्ति, रूल आर पावर। तो इसका मतलब हो गया दफ्तर की शक्ति या दफ्तर का पावर, ठीक है। यानी जो दफ्तर में बैठ के काम करना, लिखा पढ़ी वाला काम करना, यानी नीति जो भी बनी है, जो पॉलिटिकल लोग बनाते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, उन नीतियों को जमीन पे लागू करना उनका ही काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। तो इसका मतलब क्या हो गया, नौकरशाही शासन की वह व्यवस्था है, परिभाषा लिख लो, ब्यूरोक्रेसी शासन की वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी अधिकारी शासन के प्रमुख कार्यों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, ठीक है। जो आईएएस है, एसडीएम है, डीएम है, कलेक्टर है, ठीक है, डीजीपी है, एजीपी है, कमिश्नर है, ठीक है, एसपी है, डीएसपी है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब यही तो शासन व्यवस्था को ही तो चलाने का काम कर रहे हैं अपने अपने दफ्तर से। तो यही काम ब्यूरोक्रेट लोगों का है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ गए कि जो शासन प्रशासन को चलाने का काम करते हैं उन्हीं को हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जो चलाने का काम करते हैं उन्हीं को नौकरशाही कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए मैक्स वेबर, समाजशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने नौकरशाही पर एक रिसर्च किया, ठीक है। नौकरशाही पे इनका बहुत अच्छा काम है, इसके बारे में आप आगे क्लास जब ग्रेजुएशन करोगे तो आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है। तो मैक्स वेबर जो है, आप इनको कोट करके डाल सकते हो। मैक्स वेबर के अनुसार जो है ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो नौकरशाही है ना, उसमें जो नौकरशाही जो है एक प्रशासनिक प्रणाली है जो प्रशासन को चलाने का काम करती है। और ये जो प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें कार्य जो होते हैं निश्चित नियम में होते हैं, उनका एक नियम होगा, एक रूल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से काम हो रहा है, एक प्रोसीजर होगा कार्य करने का, ठीक है। जैसे मान लो आपको आधार कार्ड बनवाना है, तो आधार कार्ड बनाने का एक प्रोसीजर है कि आप पहले फॉर्म भरोगे, इस पोर्टल पे जाओगे, ऐसे भरोगे, फिर उसको ऐसे चेक होगा, फिर ऐसे वेरिफिकेशन होगा, फिर इस पे ऐसे साइन होगा, फिर ऐसे ये चेक करके फिर इसमें आपको आधार कार्ड इशू करेगा, होगा ना। एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका पहचान पत्र बनना है या आपको बैंक अकाउंट खुलवाना, ये कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी काम कराना है, तो हर एक चीज का, जैसे मान लो आप ऐसा आप पे कोई केस हो गया तो उसका भी एक लॉ प्रोसीजर है। हर एक चीज का एक प्रोसीजर है,
उस प्रोसीजर के तहत, ऐसा नहीं कि मनमानी कुछ भी हो रहा, उस प्रोसीजर के अंदर रहकर ही काम करना होगा। उसी को मैक्स वेबर कहते हैं कि जो भी कार्य होगा उसके एक निश्चित नियम होंगे। दूसरा वो कहते हैं कि एक हायरार्की होगा, जो भी कार्य को करने वाला होगा वो हायरार्की में होगा। जैसे मान लो स्कूल का ही ले लो, तो स्कूल में मान लो कोई प्यून है, प्यून का काम टीचिंग का तो है नहीं। प्यून क्या करेगा? प्यून पानी पिलाएगा, ठीक है, कॉफी पिलाएगा टीचरों को। टीचर का काम पढ़ाने का है, तो टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल का काम प्रशासन, वो स्कूल की व्यवस्था देखना है, तो वो काम करेंगे। माली का काम भाई फूल उल को देखना है, वो काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का एक हायरार्की होगा और उस हायरार्की के हिसाब से ही उसका काम भी निर्धारित होगा। इसका मतलब पदानुक्रम होगा, ठीक है। उसी के जैसे मान लो डीएम है, डीएम के नीचे एडीएम है, एडीएम के नीचे डीडीएम है, डीडीएम के नीचे, ऐसे करके एसडीएम है, एसडीएम के नीचे तहसीलदार है, तहसीलदार के नीचे और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हायरार्की होता है और हर हायरार्की के अपने अपने मतलब उसके कार्य निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एसडीएम के कितने कार्य होंगे, कितने प्रांत के अंदर कार्य होंगे और क्या कार्य होंगे, वो निश्चित होगा उसका, ठीक है। ऐसे ही डीएम का क्या कार्य होगा, वो कितने एसडीएम को मिलाकर होगा और कितने एसडीएम उसके अंदर में होंगे, ये सारा चीज उसका निर्धारित होगा। इसी तरह से हर विभाग की बात कर रहा हूं मैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, हर एक विभाग का इसी तरह से निर्धारित होता है कि कितने पद तक किसका क्या कार्य होगा और वो कार्य एकदम प्रोसीजर में होता है, ठीक है, निश्चित नियम के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर का मतलब मैक्स वेबर ने इस तरह से नौकरशाही को परिभाषित किया है कि जो भी प्रशासनिक प्रणाली है उसमें उसके निश्चित नियम होंगे कार्य के और पदानुक्रम होगा, हायरार्की होगी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता समझ लो कि क्या क्या विशेषता बताते हैं नौकरशाही की मैक्स वेबर। सबसे पहले वो कहते हैं इस निश्चित नियमों पर आधारित प्रणाली होगी। जहां आपने यहीं पे परिभाषा में देख लिया, परिभाषा पढ़ लिया तो उनकी विशेषता भी पढ़ ली कि भाई निश्चित नियम पे आधारित प्रणाली होगी, हर चीज का एक निश्चित नियम होगा। जैसे लाइसेंस बनवाने जाना है आपको, लाइसेंस कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन टेस्ट ड्राइविंग लेगा, कौन फॉर्म भरवाएगा, कौन एग्जामिनेशन लेगा, कौन साइन करेगा, कौन डीएल इशू करेगा, क्या फीस होगी, सब निर्धारित होता है। हर चीज का एक निर्धारित प्रक्रिया होगी, ठीक है, नियम होगा, उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। दूसरा, पदानुक्रम की व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति जो होगा उसके ऊपर कोई होगा, नीचे से अगर आप देखो तो हायरार्की होगी, पिरामिड की तरह होगा। कहने का मतलब आप समझ लो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा हायरार्की, ठीक है। यहाँ पे कई लोग होंगे काम करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले होंगे और लास्ट में एक मुखिया होगा। प्रधानमंत्री को देख लो, मंत्रिमंडल का मेन कौन है? प्रधानमंत्री है। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, रिपोर्ट किसको करते हैं? प्रधानमंत्री को करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हायरार्की होता है, ठीक है। तो पदानुक्रम होगा, हर आदमी का एक पद होगा, उसी के हिसाब से उसके नियम होंगे, निश्चित नियम होंगे कि उसको क्या कार्य करना है और उसी के आधार पर वो काम करेगा। कार्य का विभाजन होगा, मैंने बताया ना कि कार्य का विभाजन होगा, कार्य निश्चित होंगे कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क होगा या सेपरेशन ऑफ वर्क होगा, ठीक है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी, किसकी क्या योग्यता होगी। जैसे मान लो यूपीएससी से जो चुन कर जाता है वो बनता है डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, बाद में स्टेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पीएम में से पीएम में जाता है या क्या मंत्रालय में सेक्रेटरी बनता है, बड़े पोस्ट पे जाता है। यही स्टेट पीसीएस से जाएगा तो बहुत बनेगा, एसडीएम बन जाएगा, एडीएम बन जाएगा, डीडीएम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एसएससी से जाएगा तो क्या वो कभी डीएम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, उसकी मेरिट के आधार पर, उसकी कौशल के आधार पर उसकी क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप देखो तटस्थता और निष्पक्षता, ये जितने होंगे ये तटस्थ होंगे और निष्पक्ष होंगे। इनका काम सिर्फ क्या होगा, जो भी सरकार ने, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने नीति बनाई है, जो भी नियम बनाया है, जो भी योजना बनाई है, उसे निष्पक्ष रूप से क्या करना है, लागू कराना है, जनता में उसे इंप्लीमेंट करवाने का काम करना है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई तुम क्या नाम है, तुम अदर कास्ट के हो तो हम तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनाएंगे, तुम मुसलमान हो तो हम तुमको
राशन नहीं देंगे, राशन कार्ड नहीं बनाएंगे, तुम ये हो तो तुमको जमीन पे वो नहीं करेंगे, तुम्हारा केस नहीं लिखेंगे, मान लो कोई पुलिस वाला कह दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, नौकरशाही होंगे, वो तटस्थ होंगे, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है और निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। ठीक है, स्थायित्व इनकी जो, जैसे मान लो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थायित्व होता है इनमें। सरकारें आती जाती रहें, सरकार बदलती रहें, लेकिन प्रशासन का काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, ये सरकार आए जाए, ये स्थायित्व रूप से बनी रहती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सरकार बदल गया तो जो अधिकारी हैं वो भी बदल जाएंगे, अधिकारी वही रहेंगे, भले उनका ट्रांसफर हो जाए, पोस्ट चेंज, मतलब इधर से उधर, उधर से हो, लेकिन पोस्ट तो वही होगा, उस पर कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा और उसी योग्यता का व्यक्ति आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आ जाएगा, उसी योग्यता का व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्थायित्व होता है प्रशासन में। सरकार नहीं चल रही तो क्या आपका आधार कार्ड बनना बंद हो जाएगा? अगर मान लो सरकार नहीं है, इलेक्शन का चुनाव चल रहा है, तो क्या आपका प्रशासनिक काम नहीं होगा? होता ही है। ट्रेनें चलती हैं, रेलें चलती हैं, जहाजें चलती हैं, सब कुछ तो चलता ही है, प्रशासन का काम तो होता ही रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि इसमें स्थायित्व होती है, इनका चलाने का काम, इंप्लीमेंटेशन का काम किसके पास है? नौकरशाहियों के पास है। ठीक है, तकनीकी दक्षता, तकनीकी दक्षता मतलब एक कौशलपूर्ण होते हैं, कैसे लागू करना है, कैसे चलाना है, इसका एक्सपीरियंस होता है इनके पास, तकनीकी रूप से ये दक्ष होते हैं। और ये सारे काम, जितने काम होंगे उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसका एक दस्तावेज रखा जाएगा। ठीक है, उसका जो भी जितना काम होगा उस सब का रिकॉर्ड रखना इनका काम होता है, रिटन रिकॉर्ड रखना इनका काम होता है। तो ये सब किसके विशेषताएं हैं? नौकरशाही की विशेषताएं हैं, मैक्स वेबर के अनुसार। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, इतना आप लिख दोगे, आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब देखते हैं विकास में नौकरशाही की क्या भूमिका है, डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में ये नौकरशाही किस तरह से अपनी रोल को निभाते हैं। क्या आपको लगता है कि इनका कुछ रोल है? अरे भाई, आईएएस आईपीएस लोगों का कुछ रोल है कि नहीं है? कि नेताओं का ही रोल मानते हो? नेताओं का तो घंटा कोई रोल नहीं है। ठीक है भाई, है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये समझो कि इनके क्या क्या रोल है। आपने देखा कि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या करते हैं, नीति बना दिए, कानून बना दिए, पास हो गया, हो गया। अब इसको जमीन पे लागू करना, जमीन पे उतारना किसका काम है? इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि जनता में इसको लागू कराना है। तो नीति क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जितनी पॉलिसीज हैं सरकार की, उसको जमीनी स्तर पे लागू कराना का काम कौन करता है? यही नौकरशाही करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या विकास होगा? जनधन योजना कौन लागू कराया? यही लोग कराए। आवास योजना कौन लागू कराया? यही लागू कराए। शौचालय का जो हो रहा है, स्वच्छता अभियान कौन लागू करा रहा है? यही लोग करा रहे हैं। डीएम एसडीएम जिला लेवल पे जाता है, फिर जिला से प्रखंड लेवल पे आता है, ऐसे ही धीरे धीरे गांव के लेवल पे पहुंचता है। तो काम यही सब तो करा रहे हैं ना। तो विकास में तो इनका बड़ा योगदान हो गया, नीति क्रियान्वयन कर रहे हैं, ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इनका तो बहुत बड़ा रोल हो गया। ठीक है, प्रशासनिक स्थिरता और निरंतरता। अब सोचो अगर सरकार बदलती रहे और इसी तरह से प्रशासनिक चीजों में भी बदलाव होता रहे तो हो गया, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, भारत में प्रशासनिक स्थिरता बनाई रखी गई और निरंतरता रहती है उसमें, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्टैब्लिश रूप से चलता रहता है, आराम से चलता रहता है, इसमें कोई भी व्यवधान नहीं आता है। विकास योजनाओं की निगरानी करने का काम कौन करता है? यही लोग करते हैं। अब जैसे पॉलिटिकल जो जितने नेता हैं सदन से अपना पास करवा दिए, नीति बन गई, अब इसको लागू कराना है, इसको देख रेख करना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विकास सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सारी निगरानी रखना, पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं। मान लो आपके गांव में, चाहे आपके एरिया में कोई स्कूल बनने का काम हो रहा है, तो स्कूल बनाने का काम कौन करेगा? यही लोग करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो ठेका दिया जाएगा, ठेकेदार सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नाली सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन सब चीज की देख रेख करने का काम कौन करता है? यही नौकरशाही लोग करते हैं।
तो विकास योजनाओं पे पैनी निगरानी रखने का काम भी ये करते हैं। जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम कौन करता है? यही प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। जब भी देखोगे किसान को कोई मुआवजा लेना हो या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गया हो, दुष्कर्म हो गया हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का तरीके का अगर उसका शोषण होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? जिला में कहाँ जाते हैं? जिलाधिकारी के आवास पे धरना देंगे, जिलाधिकारी ऑफिस पे धरना देंगे, ठीक है, या जो थाना होगा वहां धरना देंगे। तो कहने का मतलब है कि जनता और सरकार, जनता का सरकार और सरकार का जनता के बीच का जो सेतु होता है ये यही होते हैं। सरकार थोड़ी ना आता है, मान लीजिए आपका कोई भी डिमांड है तो आप प्रशासन से ही तो जाओगे कहने के लिए ना, कि सीधे मुख्यमंत्री से कहोगे। और मुख्यमंत्री से भी अगर आप कहोगे तो मुख्यमंत्री किसको कहेगा? प्रशासन को कहेगा कि भाई देखो इनका क्या मैटर है, इसको सॉल्व करो। उसके विभाग, जिस भी विभाग का होगा उस विभाग के सचिव से कहेगा, चाहे उस विभाग के जो भी अधिकारी होंगे, चाहे डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, उनसे कहेगा, तो वो उसका निगरानी करेंगे, उसको देखेंगे। तो दोनों के बीच में सेतु का काम कौन करता है? यही प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, ठीक है। नीति निर्माण में सहयोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीति लागू कराते हैं, ये नीति निर्माण में भी सहयोग करते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर ये काम करते हैं। और जमीनी स्तर पर जब काम करते हैं तो इनको अनुभव ज्यादा होता है। तो जब नीति बनाने की बारी आती है और उस समय किसी तरह नीति बनाने का जब बात चलती है तो ये नीति बनाने में भी सहयोग करते हैं। क्योंकि देखो, मान लो कोई यूपीएससी के थ्रू आईएएस बना, वो एसडीएम बना, एसडीएम के बाद धीरे धीरे पदोन्नत होते 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 हो सकता है वो केंद्र में किसी विभाग में सेक्रेटरी बने, उच्च सचिव बन जाए, ठीक है। और उसके बाद जो उस विभाग का कोई नियम बन, कोई नीति बन रही, कोई पॉलिसीज बन रही है, कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है, तो यही बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो सचिव लेवल पे हैं, यही लोग वहां पे जाकर क्या बनाते हैं? नीतियां बनाते हैं उस विभाग में। क्योंकि नेताओं का कितना दिमाग है आज के समय में, अब बताओ ना। इतने सूक्ष्म चीजें हैं, इतने जटिल चीजें हैं, ये नेता लोग समझ पाएंगे? आपको लगता है कि ये रवि किशन और मनोज तिवारी और ये लोग इतना सूक्ष्म विषय का बहुत अच्छा ज्ञान रखते होंगे? भाई इसके लिए चाहिए दिमाग, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो महंगाई कम करनी है, इस पे नीति कौन बना पाएगा? यही लोग बना पाएंगे ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं। जिनको इकोनॉमिक्स का एबीसीडी पता नहीं है, वो क्या इकोनॉमिक्स पे बनाएगा भाई? समझ रहे हो? अब आप ही लोग हो, कई विद्यार्थियों को लगता है अरे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ना है, वो तो हम किताब पढ़ के पढ़ लेंगे। और जब समस्या यही है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। आप चीजें रट तो लेंगे, समझ नहीं पाएंगे, और जब आप समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो आपका तर्क शक्ति विकसित नहीं होता है, आप तर्क नहीं कर पाएंगे, आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। और आज यही हो रहा है। तो राजनीति की समझ रखने के लिए ये जरूरी है कि राजनीति की क्लास भी ली जाए। पढ़ के तो तुम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो तर्क शक्ति है, जो रेशनलिज्म है, वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो वो समझने का प्रयास करो, जब क्लास होती है तो उसे समझो, ठीक है। यहां मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ये सब आपको किताबों में लिखा मिलेगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये समझो, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी काम ये करते हैं, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाने रखने का, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का भी काम कौन करता है? इन्हीं का काम होता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बना रहे। सुशासन की व्यवस्था, सुशासन की रीढ़ है ये। अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार, अगर प्रशासन भ्रष्टाचारी हो गया तो सरकार कितनी भी ईमानदार हो, विकास नहीं कर सकता। और आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? भयंकर भ्रष्टाचार है। और सरकार अगर टफ हो जाती है, सरकार अगर बहुत टफ, देखो जहां रिस्क बढ़ेगा वहां भ्रष्टाचार का जो दाम है ना बढ़ जाता है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि जैसे ही मान लो मोदी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो काम 100 रुपए में होना होगा ना वो 500 में होगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ गया। लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, ये मत समझना कि भ्रष्टाचार कम हो गया। भ्रष्टाचार होगा, लेकिन जो 100 में होना था वो 500 में होगा, 500 का काम 5000 में होगा, ये भी समझो। और आप लोग इसको फेस भी किए होंगे, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन अगर ये ईमानदार हो जाए, ठीक है, प्रशासनिक
जो नौकरशाही है वो ईमानदारी से काम करने लगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इनको भी कई बार मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं जो शायद ये ना करना चाहें। जो भी ईमानदारी से, जो भी प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करता है, उसकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, उसकी बैंड बजा के रख देते हैं। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सिस्टम का हिस्सा ही बन जाता है, क्योंकि सिस्टम में रहकर सिस्टम से दुश्मनी कब तक ले पाएगा वो। समझने वाली बात है ना कि सिस्टम में, तुम जिस सिस्टम में हो उस सिस्टम में रहकर सिस्टम की तुम कैसे उसके विरुद्ध जा सकते हो, बहुत मुश्किल है ना। आप अपने गांव के प्रधान के विरुद्ध नहीं जा सकते, अगर गांव का प्रधान कुछ गलत कर रहा हो तो उस गांव के प्रधान के विरुद्ध नहीं कुछ कह सकते। पता नहीं आपको कहां किस तरह का नुकसान पहुंचा दे, आपके दिमाग और दिल में ये रहेगा। तो आप सोचो कि जहां पे 100 सब लोग भ्रष्टाचारी, वहां एक ईमानदार आदमी क्या कर लेगा। समझ गया, तो ये चीजें हैं, ईमानदारी सब में होगी तभी कुछ हो पाएगा। एक दो आदमी ईमानदार हो जाएं तो पहले तो जनता को ईमानदार होना पड़ेगा, जनता ही भ्रष्टाचारी है तो दूसरे को हम क्या ही कहें। ठीक है, प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाती है। देखो ये सब ठीक है, ये सब लिखना अच्छी बात है, लिखो, लेकिन आपको अपने दिमाग को भी खोल कर रखना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीजें सही में हैं। बिल्कुल है, अगर नहीं होती तब तो भारत गर्त में ही चला जाता। कुछ लेवल तक तो है सही, ठीक है, बाकी कहीं पे भ्रष्टाचार भी है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये नौकरशाही की विकास में जो है इसकी भूमिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक द्विविभाजन। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोनॉमी है ना, ये क्या है, कि ये द्विविभाजन की बात क्यों करता है, क्यों चाहिए भाई विभाजन। ठीक है, तो इसमें ये कहता है, ये थियरी ये कहती है कि देखो भाई, एक तो राजनीतिक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, दूसरा जो है प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो सिर्फ नीति निर्माण करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी। और दूसरा जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ठीक है, जैसे आईएएस, आईपीएस, पुलिस, प्रशासन, ये सारे ये क्या करेंगे, ये जितनी पॉलिसीज बनी है, ये जो पॉलिसी बनी है, ये जो पॉलिसी बनी है, इसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम करेगी। तो ये कहते हैं कि देखो, राजनीति और प्रशासन का विभाजन होना चाहिए, ठीक है, सेपरेशन होना चाहिए। और ये सेपरेशन क्या होगा, एक तो नीति बनाएगा, नीति निर्माण करेगा, और दूसरा जो है नीति का क्रियान्वयन करेगा, अर्थात पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करेगा। जो भी ये बनाते हैं, पास करते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन यहां से होता है। अब ये जो चीज है, ये जो थियरी है, ये जो सिद्धांत है, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा, इस सिद्धांत को सबसे पहले कहा वुडरो विल्सन ने। कब कहा, 1887 में अपने इन्होंने एक निबंध लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें इन्होंने ये प्रस्तुत किया था कि राजनीतिक और प्रशासनिक जो है, इन दोनों का सेपरेशन होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए कार्यों का, और दोनों का कार्य अलग अलग होना चाहिए। एक को नीति निर्माण तक ही रखो और दूसरे को क्या करो, नीति का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन करवा। ठीक है, अब क्या है इस विचार, अब ये समझ गए, राजनीति राज्य की इच्छा को व्यक्त करता है और प्रशासन उसी इच्छा को पूरा करता है। जो राजनीति है, जैसे मान लो जितने पॉलिटिकल विजनरी हैं, जितने राज्य नेता लोग हैं, वो देश के लिए एक विजन लाते हैं, ठीक है, एक इच्छा लगता है कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, हमारा देश बहुत आगे होना चाहिए, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, उससे संबंधित कैसे होनी चाहिए, कैसे बने भारत इतना आगे बढ़े, कैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इस सब के बारे में एक विजन होना चाहिए। और उस विजन को लेकर एक नियम, पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई क्या पॉलिसी बनाए। उस पॉलिसी को बनाने का काम कौन करेगा, ये लोग करेंगे। और दूसरा, अब वो पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बन गई तो अब उसको लागू कराने के लिए आपको तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए, ठीक है, कुशल होना चाहिए, ठीक है, जमीनी स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो इसके लिए हमको चाहिए प्रशासनिक आदमी, जो प्रशासन को अच्छे से लागू कर पाए। ठीक है, तो ये इनका काम था, यानी प्रशासन उसकी इच्छा को व्यक्त कर पाए। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं
कि हमारे नीति निर्माताओं ने नौकरशाही को तटस्थ क्यों बनाया था, ठीक है, और नौकरशाही के राजनीतिकरण को रोकने के लिए, ठीक है, क्या उपाय किए गए थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे, चाहे जो भी नीति निर्माता थे, उन्होंने जब नौकरशाही, मतलब हमने संघ लोक सेवा आयोग देखा पिछली क्लास में, उसमें उन्होंने देख कि अलग बनाया है, एकदम संवैधानिक दर्जा दिया है संविधान में, ठीक है। तो क्यों दिया है, तो सबसे पहले ये समझो कि जितने नौकरशाही होंगे, जितने प्रशासनिक सेवक होंगे, उनका सबसे पहला दायित्व है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना उनको प्रतिबंधित है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भाग नहीं ले सकते, किसी भी पार्टी के लिए झंडा उठा के जयकारा नहीं लगा सकते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते, वो तटस्थ रहेंगे। उनके लिए बीजेपी भी उसी तरह का होना चाहिए और क्या नाम है, कांग्रेस भी होना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली एक इशू चल रहा है चुनाव आयोग को लेके, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग क्या अभी निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो सही से काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग पे इस समय बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। इवन राहुल गांधी ने तो वोट चोरी का भी लगा दिया है। रिसेंटली बिहार में एक ही व्यक्ति 6 महीने के अंदर एक दिल्ली में वोट डाल रहा है, दूसरा बिहार में भी वोट डाल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही गहन मुद्दे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। आप लोग राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आपको भी इस पर चिंतन करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति विज्ञान पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन आप देखो कि ये आपके जीवन का हिस्सा है, आपके अधिकार का हिस्सा है। ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा, किस तरह से उस पर तोहमत लग रहे हैं, वो किस तरह से बचाव कर रहा, जवाब देने से बच रहा, अजीब अजीब से स्टेटमेंट दे रहा जिसका कोई तुक ही नहीं है। तो इसको थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए चुनाव आयोग को, ठीक है। बहुत बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि राजनीतिक गतिविधि में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो भी होगा वो भाग नहीं ले सकता। और चुनाव आयोग को तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अलग संवैधानिक संस्था बनाया है, उसके बाद भी अगर सरकार के साथ गठजोड़ होता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे खुलकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक आंदोलन या गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है, कोई भी भाग नहीं ले सकता प्रशासनिक अधिकारी। कभी एसडीएम डीएम को देखते हो किसी का झंडा उठाए हुए? नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार में शामिल होने से रोकता है, प्रचार में भी वो नहीं जा सकते। राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हो सकते जब तक वो पद पर हैं अपने। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाही में जो भी अपने पद पर है वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा, आर्थिक रूप से किसी भी दल को अनुदान नहीं दे सकता, डोनेशन नहीं दे सकता, और किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता कि भाई फलाना पार्टी अच्छा है, ये वाला पार्टी खराब है, ये पार्टी ने ऐसे बोल दिया, उस पार्टी ने ऐसे कह दिया। इस तरह का कोई भी आर्गुमेंट वो नहीं दे सकते, मतलब सार्वजनिक रूप से, मतलब ऐसा नहीं दिखा सकते कि वो किस पार्टी में है। सरकार बदलेगी, मान लो आज जो बीजेपी में है, बीजेपी में जो प्रशासनिक सेवक हैं वो बाद में हो सकता है सरकार बदले कांग्रेस में भी वही है, तो ऐसा नहीं कि फिर वो बीजेपी के लिए भक्त रहेंगे, नहीं, या कांग्रेस में जो रहे हों वो कांग्रेस के लिए भक्त रहेंगे। सरकार बदलने के हिसाब से उसको उन सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा, यानी आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, दोनों सरकार के लिए आपको समान व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था हमारे नीति निर्माताओं ने किया था कि राजनीतिक गतिविधियों में किसी प्रकार का भाग नहीं लेंगे, राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे, राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते, किसी दल को अनुदान नहीं दे सकते, और किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मुद्दे पर अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से, ठीक है। तो ये सारी इस पे राजनीतिकरण को रोकने की व्यवस्था हमारे नीति निर्माताओं ने की थी कि नौकरशाही का जो है राजनीतिकरण न हो। अच्छा, तटस्थता की अवधारणा का पतन हो गया। अब देखो यहीं पे ये क्वेश्चन है कि क्या आज के समय में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने नौकरशाही हैं,
वो तटस्थ हैं? क्या उनका कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं है? क्या वो किसी पार्टी की तरफ नहीं झुके हुए हैं? तो इसी को लेकर जो पीछे हमने कहा पढ़ा, उसी का आलोचना है। नौकरशाही नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं। अब जब वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तटस्थ तो होकर नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हास्य होना शुरू हो जाता है कि जब भी कोई नीति बनाएंगे तो सरकार के साथ तो नजदीकी बनेगी, तभी तो नीति में वो शामिल होंगे। ठीक है, तो सरकार के साथ अगर नजदीकी होगी तो तटस्थ तो वो हो ही नहीं सकते। गठबंधन राजनीति की मांग और दबाव के कारण तटस्थता का हास्य हुआ है। अब देखो क्या होता है कि गठबंधन की सरकार चल रही है, जितने राजनेता हैं, जैसे मान लो कार्यपालिका में जितने हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जितने हैं, वो क्या करते हैं? ये सिर्फ सरकार बनाने में ही लगे रहते हैं कि कैसे इनको तोड़ें, कैसे इनको जोड़ें, इसी में लगे रहते हैं। उनके पास नीति निर्माण के लिए टाइम ही नहीं बचता है। और जब नीति निर्माण के लिए टाइम नहीं बचता है तो वो काम किसको दे दिया जाता है? वो फिर इन्हीं को दे दिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया जाता है। तो वो पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं। दूसरा, कि नौकरशाही नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं? अब मान लो कि भाई कोई नेता है, चुन के आ गया, 10वीं फेल है और वो मंत्रालय चला रहा है, उसको घंटा पता नहीं है कि मान लो कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। ठीक है, कोई रूल पता नहीं है, उतना उनका विचार खुला हुआ नहीं है। ठीक है, उतने वो तर्कशील नहीं है, उतनी समझ जो भारत की समस्या है, जो मूल समस्या, उसकी समझ नहीं है उनको, तो समाधान कहां से करेंगे? तो जब वो नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? फिर वो कहेंगे अपने नौकरशाहियों को, भैया तुम ही बना के बताओ कैसे बिल बनेगा, क्या होगा। और दूसरी बात, ये सरकार के बनाने जोड़ने में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि जो कुछ लोग काबिल लोग हैं वो राजनीति में ही लगे रहते हैं कि भाई सरकार बनाना है, गिराना है, यहाँ पे करना है, ये करना है, वो करना है। तो उनके पास नीति के लिए टाइम नहीं बचता, तो उसमें भी जो नौकरशाही है उनको नीति बनानी पड़ जाती है। ठीक है, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ, कई जो नौकरशाही हैं वो प्रमोशन के लिए पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी सरकार के फेवर में काम करने लगते हैं। ठीक है, ये भी है ताकि उनको प्रमोशन मिले, और मिलता भी है। देखना, हर सरकार जब बदलती है तो अपने फेवरेट अधिकारियों को प्रमोशन देकर अपने पास बुलाती है। ठीक है, तो ये भी होता है, तो ये भी दिक्कत है। तो तटस्थ कहाँ रह गए? स्थानांतरण पदोन्नति पर नियंत्रण, सरकार जो है इन सब पे नियंत्रण करती है, किसको स्थानांतरण देना है, किसको ट्रांसफर करना है, किसको कहाँ भेजना है, ये सारा काम सरकार के अंडर में है। तो सरकार के अंडर में है तो जाहिर सी बात है कि ये बेचारे सरकार से गठजोड़ तो करना ही पड़ेगा। तो तटस्थ कहाँ रह जाते हैं, ये समस्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? नौकरशाही की तटस्थता का, न्यूट्रलिटी का क्या होता है? हास्य होता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट आया प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध मतलब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ये जो प्रतिबद्ध नौकरशाही की जो व्यवस्था है, इसका क्या अर्थ है ये पहले समझो। तो इसमें बताया गया है कि जो नौकरशाही होगा, ठीक है, जो भी नौकरशाही होगा वो केवल कानून और नियम को पालन कराने तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सिर्फ क्या करते हैं? लागू कराने का काम करते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये कहता है कि देखो भाई, ये सिर्फ पालन कराने का काम नहीं करेंगे, बल्कि ठीक है, ये क्या करेंगे? सरकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों को साकार करने के लिए सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। अर्थात नीति निर्माण में ये सक्रिय रूप से भाग भी लेंगे, उसको लागू भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ भी बना दिया और उसको ये लागू कराएं, ऐसा नहीं। क्योंकि इनकी जो समझ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये इसकी जो उत्पत्ति है, जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति है, ये 1970 में हुआ था। और इसकी उत्पत्ति करने वाली थी, इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति करने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1970 में इसके बारे में अपने भाषण में कहा था। ठीक है, और उसमें बताया था कि हम ऐसे नौकरशाही चाहते हैं जो सरकार की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हो और पूरी निष्ठा से लागू करे।
यानी सरकार जो भी नीति बना रही है उस पर अटूट विश्वास रखे, उस पर प्रतिबद्धता के साथ काम करे, ठीक है। और तो जब ये, और इसका उद्देश्य क्या होगा कि निष्पक्ष नौकरशाही नहीं बल्कि विकास उन्मुख नौकरशाही चाहिए। हमें निष्पक्ष नौकरशाही नहीं चाहिए, जो भी विकास के लिए जरूरी है भारत के, उस तरह का विकास उन्मुख नौकरशाही का निर्माण करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था इंदिरा गांधी जी का। अब इसको लेकर कई बार डिबेट होने लगा कि भाई प्रतिबद्ध जो नौकरशाही है इसकी क्या विशेषता। अब विशेषता में दो तरह की विशेषता होगी, कुछ अच्छी भी होगी कुछ बुरी होगी, यानी कुछ अच्छा है कुछ उसके नुकसान भी हैं। तो पहले हम थोड़ा सकारात्मक देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की जो पॉजिटिव एंगल है वो देख लेते हैं। तो ये कहता है कि देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, जितने भी नौकरशाही होंगे, जो भी राष्ट्रीय लक्ष्य रखा जाएगा उसके प्रति समर्पित रूप से काम करेंगे, प्रतिबद्ध रूप से काम करेंगे। उनकी प्रतिबद्धता रहेगी कि हमें उस टारगेट को पाना है, ठीक है। दूसरा, भारतीय समाज की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ये जनता के बीच में रह के काम कर रहे हैं, तो इनको समाज की जितनी जरूरतें हैं उनके प्रति उनको संवेदनशील रहना होगा और जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल भी रहना होगा। क्योंकि सरकार मान लो ऊपर है, उसने नीति बना दी, लेकिन ग्राउंड पे तो इन्हीं को काम करना है, तो इनको प्रतिबद्ध रूप से जनता के लिए काम करना होगा ताकि भारत जो है बहुत तेजी से विकास करे। विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, हर हाल में वो डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे ताकि भारत जो है बहुत तेजी से विकास कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान में जो उसकी फिलॉसफी है संविधान की, उसके प्रति जो उसका आइडियल्स चीजें हैं उसके प्रति ये क्या रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी क्या होगी, एक मोरल जिम्मेदारी होगी, नैतिक जिम्मेदारी होगी कि ये प्रतिबद्ध रूप से भारत के विकास के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के लोगों के लिए, उनकी विकास के लिए अधिक से अधिक काम करें और सरकार को सजेशन दें, नीतियां बनाने में भी सहयोग करें, तटस्थ ना रहें। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो भी लादा आप उसको लागू कर रहे हो, बल्कि आपको एक्टिवली ये सरकार को बताना चाहिए कि क्या सही है समाज के लिए, क्या सही है भारत के विकास के लिए, किस तरह के नियम और नीतियां सही में समाज को की जरूरत है, ताकि जो ग्राउंड लेवल की समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। ये सोच थी इंदिरा गांधी जी की प्रतिबद्ध नौकरशाही को लेकर। लेकिन फिर यहां पर एक और एस्पेक्ट पैदा हुआ कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कहोगे तो ये यस मिनिस्टर जी, मतलब जी मंत्री जी कहने के लायक हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बोला कि भाई हमने ये नीति बनाई और इसके प्रति आपको ना पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तो नौकरशाही जो है किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, सिर्फ मंत्री जी का कहना मानेंगे कि हाँ जी ठीक है ठीक है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इसको स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो बना दिया उसी को लागू करना है, बल्कि जो भी नौकरशाही है वो भी योगदान दे नीतियों को बनाने में, ठीक है। शासक दल की राजनीतिक विचारधारा के साथ नौकरशाही का गठबंधन होगा। अब क्या होगा कि मान लो, और हो भी रहा है कि मान लो कि देखो राजनीति विचारधाराओं का खेल है। लेफ्टिस्ट जब सरकार में आएगी तो लेफ्टिस्ट सरकार में क्या होगा कि भाई मजदूरों का, इन सब के बारे में सोचा जाएगा। पूंजीपति वाली आएगी तो पूंजीपतियों के बारे में सोचा जाएगा। तो जो जिस विचारधारा के हिसाब से काम करेगा, उसी विचारधारा का अगर सरकार आई एक तरह से मान लो, तो फिर उसी विचारधारा के आधार पर जितने मंत्री होंगे, नेता होंगे, उसी विचारधारा के नौकरशाही लोगों को भी अपॉइंट करेगी अपने इर्द गिर्द, ठीक है, और उसी विचारधारा के हिसाब से काम करवाएगी उनसे। तो जब उसी विचारधारा के हिसाब से काम होगा तो फिर तो वही हो गया कि हाँ जी मिनिस्टर साहब ठीक है जी ठीक है जी। तो विचारधारा जो है शासक वर्ग के बीच में और नौकरशाही के बीच में क्या होगा, विचारधाराओं का गठबंधन हो जाएगा। और जब विचारधाराओं का गठबंधन होगा तो फिर समस्या आनी शुरू हो जाएगी। आज जो ईडी फीडी और ये जो सीबीआई फीबीआई पे जो भी
तोहमत लगते हैं कि भाई ईडी वाले छापा मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये क्या है? ये विचारधाराओं का भी गठजोड़ है, ठीक है, यही इन पे लगता रहता है। इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा, मिल ही रहा है, भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। जितनी सरकारी एजेंसियां देख लो, सरकार के विरुद्ध कोई काम करेगी? नहीं करेगी। सरकार जो भी फैसला ले ले उसी को मानना है उनको, ठीक है, उनके खिलाफ। अब इलेक्शन कमीशन नहीं जा पा रही है सरकार के विरुद्ध, तो दूसरे का क्या ही बोले हम। नौकरशाही का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाने लगेगा। नौकरशाही जितने इनका उपयोग कैसे किया जाने लगेगा? राजनीतिक लाभ के लिए करना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब इस तरह की चीजें होने लगेंगी तो सोचो भारत के राजनीति, भारत की प्रशासनिक चीजों का कितना मतलब गर्त में चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और ये आज के समय में देखा भी जा सकता है। अगर जितने आरोप आज के समय में लगाए जा रहे हैं सरकार पे, चाहे कांग्रेस के समय में लगाए जा रहे थे, अगर वो उसमें सच्चाई है, सही है, तो स्थिति यही होने वाली है। तो ये इसके बहुत ही क्रिटिकल आलोचना रही है, ठीक है, प्रतिबद्ध नौकरशाही, क्योंकि भाई सरकार के प्रति प्रतिबद्ध अगर हो गया नौकरशाही, तब तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो जो सरकार रहेगी उसी के हिसाब से काम करेगी, वो अपनी विचार को बदल ही नहीं पाएगी। तो ये समस्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है। लिखने का प्रयास करो, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो। ये कुछ अत्यंत संभावित प्रश्न है, इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब को लिखने का प्रयास करो, ठीक है। और इस क्लास को, मेरे जितने पॉलिटिकल साइंस के जितने क्लास हैं उनको शेयर करो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। दूसरी चीज, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, या आपको कुछ और चीज समझना है, ठीक है, आप कहीं कंफ्यूज हैं, तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। हमारे जो भी सोशल वेबसाइट हैं, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उस चीज को, उसका वीडियो भी बना देंगे, उसको समझा भी देंगे। हमारी पूरी टीम आपके शिक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए यहाँ पे तत्पर है, ठीक है। आज जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास जो है इस चैप्टर के साथ समाप्त होता है। अब हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ये भी हम बता देंगे कि जल्दी कि कौन सा सब्जेक्ट हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।